नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक और समानता के प्रतीक। आज हम नमन करते हैं उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने समाज को न्याय, समानता और अधिकारों का रास्ता दिखाया। उन दिनों की बात है जब डॉक्टर अंबेडकर 26 अलीपुर रोड पर रह रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक बार शाम को डॉक्टर अंबेडकर अपने अध्ययन कक्ष से निकले और लान में एक झूलने वाली आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगे। पैरों को उन्होंने एक चौकी पर रख लिया। बाहर शोर शराबा हो रहा था। पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लिए हुए नारे लगा रहे थे। मैं पता करने के लिए बाहर की तरफ लपका तो उनके प्रवक्ता ने बताया कि वे पार्टी के कुछ मामलों के संबंध में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आए थे। भीड़ के एक छोर पर एक व्यक्ति फटे चीथड़ों पर खड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर बाबा साहेब की तरफ दौड़ा। उसने रुधे गले से मुझे बताया कि वह महाराष्ट्र के एक गांव से यहाँ तक बस बाबा साहब से मिलने आया था। बाबा साहब ने मुझसे कहा कि उन्हें अंदर आने दो। वह महार सीधे बाबा साहब के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। वह बेतहाशा रोए जा रहा था। किसी तरह अपने आप को संयम करते हुए बोला, बाबा साहब, गांव के एक ऊंची जात के गुंडे ने मेरी जवान बेटी के साथ जबरन मुँह काला किया और मुझे लगातार धमकी दे रहा है कि अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट की तो अच्छा नहीं होगा। वह बाबा साहब से याचना करने लगा कि वह उसकी मदद करे और उसे उसके घर वालों को आगे परेशानी और शोषण से बचाए। बाबा साहब ने उसकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी और उससे परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसके 2 भाई हैं। बाबा साहब इस पर आग बबूला हो उठे और बोले, तुम तीनों ने मिलकर उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? तुम यहाँ इतना पैसा खर्च करके इतनी दूर आने के बजाय उसे सबक नहीं सिखा सकते थे? मेरे पास मशीन गन तो है, नहीं किया है यहाँ से उसे गोली मार दूँ। ऐसी बेइज्जती सहने से तो अच्छा था तुम मर गए होते। तुम्हें ऐसे गुंडों तत्वों से बराबर की ताकत के साथ मुकाबला करना और अपना बचाव करना सीखना ही होगा। याद रखो, मजबूरी के वे दिन लद गए जब परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर हो तो अपने खून की आखिरी बूंद बहाने को तैयार रहो। अगर वह पाजी दोबारा आने की हिम्मत करे तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर बिना संकोच मेरे पास चले आओ। मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उन्होंने मुझसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री संपर्क करने को कहा। मुख्यमंत्री संपर्क होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें इस विभत्स घटना की जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि वह दोषी को पकड़ने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं। दोषी को तुरंत पकड़ लिया गया। इससे परेशान परिवार को राहत मिली और गांव में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने की स्वस्थ मिसाल कायम हुई। इससे दलितों के मन में एकजुट होकर खड़े होने और ऐसे गुंडा तत्वों को उतनी ही ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए जागरूकता, साहस, शक्ति और संकल्प का बोध भी पैदा हुआ। भारत के बंटवारे से राष्ट्र को जबरदस्त आघात हुआ। पंजाब की जनता को कुछ ज़्यादा ही धक्का लगा। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग विस्थापित हो गए और राष्ट्र को खून और आंसुओं का समुद्र पार करना पड़ा। हत्याएं, आगजनी, अपहरण और लूटमार का नंगा नाच हुआ। देवीदास और उसके 5 भाई जैसे जैसे भारत वाले पंजाब में आ गए, उन्होंने वहाँ कपूरथला जिला के बिशानपुरा गांव में खेती योग्य 60 एकड़ जमीन उस जमीन के एवज में दे दी गई जिसे वे पाकिस्तान में छोड़ आए थे। उनके परिवार के 6 अन्य सदस्य भीड़ की हिंसा में मारे गए। वे सभी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ के घोर समर्थक थे और जब भी जैसी भी जरूरत होती थी पार्टी की मदद करते थे। परिसंघ ने 1952 के आम चुनाव में संसद और विधान सभाओं की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी लहर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ी और उसका
प्रत्याशी साधु राम राज्य विधानसभा के लिए चुन लिया गया। यह साधु राम एक बदनाम आदमी था। इन चुनाव में अनुसूचित जाति प्रसंग का सफाया हो गया और इसके प्रत्याशियों को भारी हार का सामना करना पड़ा। देवीदास और उसके भाइयों ने चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी साधु राम का समर्थन नहीं किया। इस तरह साधु राम ने देवीदास और उसके भाइयों के प्रति मन में घृणा और वैमनस्य की भावना पाल ली और उन्हें तंग करने और धमकाने लगे। उसने उनकी ज़मीन रद्द करवा दी और उसे अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दिया। साधु राम और उसके आदमियों की तरफ से खतरा भांपकर देवीदास दिल्ली दौड़ा। 7 अक्टूबर 1954 की सुबह वह 26 अलीपुर रोड के नौकरों के क्वार्टर में रहने वाले दिलीप चंद खेतान के साथ डॉक्टर अम्बेडकर से मिला और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे सलाह दी कि चाहे जो भी हो जाए वह अपने ज़मीन खाली न करे। जब साधु राम को पता चला कि देवीदास ने डॉक्टर अम्बेडकर से मुलाकात की तो वह बहुत उत्तेजित हो गया और उसने धमकी दी कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। किसी भी आग्रह का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने देवीदास और उसके भाइयों को नुकसान पहुंचाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा। 10 अक्टूबर 1954 को जब देवीदास हमेशा की तरह देर शाम को अपने खेत की तरफ जा रहा था तो वहाँ पीछे साधुराम के कुछ आदमी गिद्धों की तरह उस पर झपट पड़े और उसे वहीं मार गिराया। इस घटना से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। देवीदास के भाई इस दुखद घटना की जानकारी देने डॉक्टर अम्बेडकर के पास दिल्ली दौड़े। डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें तसल्ली दी और फौरन मुख्यमंत्री से बात कर उनसे आग्रह किया कि वह दोषियों को पकड़ने और मृतक के भाइयों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाएं। उसका नतीजा कुछ हुआ कि सभी दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और मुकदमा चला। उस 60 एकड़ जमीन की कीमत आज 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और वह मृतक देवीदास के भाइयों और घर वालों के अधिकारियों कब्जों में है। देवीदास ने तो एक अच्छे उद्देश्य के लिए, अपने परिवार की नहीं पूरे समुदाय की इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी और वे उनके ऋणी हैं। देवीदास की स्मृति और उसके बलिदान को अमर रखने के लिए उसके भाइयों ने वहाँ एक मंदिर बनवाने का नेक इरादा किया। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को वहाँ एक भव्य समारोह किया जाता है और घर परिवार और समुदाय के लोग देवीदास को सभार स्मरण करते और उसे भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवीदास के ही सर्वोच्च त्याग के कारण आज उसके भाई और उनके घर वाले खेती से होने वाली कमाई से एक उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को हिंसा की कितनी ही घटनाओं की जानकारी मिलती थी और वह उन पर तुरंत कार्रवाई करते थे। साथ ही वह इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को फटकार भी लगाते थे और उनसे कहते थे कि ऐसे शरारती तत्वों से बराबर की ताकत के साथ और एकजुट होकर मुकाबला करें। डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यवहारिक, दृढ़ संकल्प, शक्ति और प्रबल कर्तव्य बोध वाले व्यक्ति थे। वह प्रभावशाली चरित्र के धनी, महानतम प्रशासक, उच्च साहित्यिक क्षमता से संपन्न, धैर्यवान, सतर्क, न्यायप्रिय, योग्य और विवेकशील थे। अपने जीवन भर वह सम्मान और कर्तव्य के ऊंचे मानदंडों से कभी नहीं हटे। उनके पास जनसेवा की एक उत्कृष्ट परंपरा थी जिसे उन्होंने विनम्रता और ईमानदारी के साथ निभाया। जब वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य और बाद में स्वतंत्र भारत के श्रम मंत्री रहे तो उन्होंने अपने एक विश्वस्त अधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर नियुक्त कर रखा था। उनका यह विश्वास पात्र विभाग के कामकाज पर कड़ी नज़र रखता था और कथित भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई भतीजावाद की बढ़ती बुराई पर नियंत्रण भी रखता था। इस बारे में हालांकि किसी को पता नहीं है। इसके अलावा वह गौरवमय, देशभक्त और महान पुरुष थे और जनता की अनेक समस्याओं के प्रति उदार थे। किसी विशिष्ट उद्देश्य को समर्पित और चरित्र के धनी अन्य अनेक व्यक्तियों की तरह उनके भी भक्त और निबंधक थे। महान व्यक्तिगत निष्कपटता और निर्भयतापूर्ण बौद्धिक ईमानदारी के लिए वह प्रतिष्ठित थे। जब बात निष्पक्षता और न्याय की होती थी तो वह किसी के भी दबाव में नहीं आते थे, चाहे दबाव डालने वाला व्यक्ति कोई भी और किसी भी पद पर क्यों ना हो। उनकी दृष्टि में देश और अपने पद दलित बंधुओं की सेवा सर्वोपरि थी। डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे पर जो एक कठोरता विराजमान रहती थी उसके और उनके मेहनती
जीवन के चलते वह किसी के चहेते नहीं बन पाए। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।